गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग पिछली क्लास से आगे के रिवीजन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज के टॉपिक में हम लोग 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। जो लोग पहली बार इस चैनल पर वॉच कर रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है ये बिहार के स्टेट 2023 का प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं आप सभी लोगों को एक डिस्क्रिप्शन के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आप लोगों के आगामी 2024 के बिहार स्टेट के लिए यूजफुल साबित होगा और आप सभी लोगों को पता चलेगा कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इस पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो आइए हम लोग 76 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि समकालीन कला की विशेषताएं हैं। आप लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा कि वहाँ पर कंटेम्प्रेरी आर्ट भी सिलेबस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप किया कि समकालीन कला की विशेषताएं क्या होती हैं आप सभी लोगों को जानना है। और ऑप्शन के रूप में दिया है वर्तमान समय का प्रतिनिधित्व, अर्थात कह रहा है कि वह कला जो वर्तमान समय परिस्थितियों का अनुसरण करती है, अर्थात बहुत से जो कलाकार आज आधुनिक कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा जो नए नए परिवर्तन जो किए जा रहे हैं आधुनिक टाइम को देखते हुए, वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए, उस दृष्टि से आज हम लोग समकालीन कला की विशेषताओं पर अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग बेस्ट है, राइट आंसर है, क्योंकि वर्तमान समय का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। बी ऑप्शन को अगर हम लोग टैग करें तो दर्शक कलाकार से जुड़ाव महसूस करता है। आप सभी लोग देखे हैं जो भी ललित कला अकादमी हुआ, चाहे आधुनिक राष्ट्रीय कला अकादमी हुआ, जो भी भिन्न भिन्न जो निजी संग्रहालय हुए, जो निजी एग्जीबिशन हो रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं भारत में, उससे जो नए कलाकार अपने पेंटिंगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कार्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में इससे जो भिन्न भिन्न छोटे कलाकार हुए या नए कलाकार हुए, उनसे जो अग्रणी कलाकारों से कुछ सीखने और उनसे जो सब्जेक्ट के ऊपर जो बात करने, उनकी स्टाइल, उनकी टेक्निक से काफ़ी परिचित होते हैं और एक दूसरे से मिलकर अपने कार्य को आगे प्रोग्रेसिव करते हैं। तो इस दृष्टि से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो बी भी राइट हो जाएगा। सी पॉइंट पर अगर बात करें कि आधुनिक कला में प्रयोग, जी हाँ, जिस प्रकार से आधुनिक कलाकार अपने टेक्निक, अपने रंगों के माध्यम, अपनी हर एक जो वर्तमान समय की परिस्थितियों के माध्यम से जो नए नए भिन्न भिन्न परिवर्तन अपने कला में कर रहे हैं, उसका एक जीता जागता रूप आप लोगों को कंटेम्प्रेरी आर्ट में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सी ऑप्शन भी सही है कि आधुनिक कला में भिन्न भिन्न प्रयोग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस दृष्टि से 76 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला है। देखिए, कंटेम्प्रेरी आर्ट समकालीन कला से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पुटअप किया गया और इसमें दिया गया ऑप्शन के रूप में बॉडी आर्ट, कोलाज, वीडियो आर्ट, सभी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर के क्वेश्चन में डिफाइन किया कि वो जो विशेषताएं आप लोगों को देखने को मिल रही है उसी का अनुसरण आप लोग इन माध्यमों में भी देखने को आप लोगों को मिलेगा कि जो समकालीन कला में भिन्न भिन्न जो कलाएं आप लोगों के सामने प्रदर्शित हो रही हैं, जैसे बॉडी आर्ट कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से कलाकार अपने बॉडी पर भिन्न भिन्न कलाकृतियों का निर्माण करता है या अपनी बॉडी पर भिन्न भिन्न जिस प्रकार से टैटू का निर्माण किया जा रहा है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एक्टिविटी, वो आप लोग बॉडी आर्ट के अंतर्गत देख सकते हैं और इसको हम लोग समकालीन कला के अंतर्गत रखते हैं। वहीं पर जो कोलाज के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से आर्टिस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत भी भिन्न भिन्न अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कोलाज
भी एक माध्यम है जो कि समकालीन कला के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें भिन्न भिन्न तरह के कार्य भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं नए, तो बी भी सही है। वीडियो आर्ट, जिस प्रकार से आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा कि कलाकार बहुत सारे कार्य इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 77 के सभी ऑप्शन फॉलो किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन है कि द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको हम लोग पैक के नाम से जानते हैं, की स्थापना कब हुई। ये जो ग्रुप है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं आप सभी लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करूंगा जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की, तो इसकी अध्यक्ष, इसके सदस्य और इसकी स्थापना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ होती है और इस स्थापना में जो सबसे बड़ी भूमिका थी किस प्रदर्शनी की। तो आप सभी लोग ध्यान जानते हैं कि इसकी स्थापना जो होती है 1947 में होती है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब बात यहाँ पर यह देखने वाली है कि इसकी स्थापना के पीछे का कारण क्या था। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 1944 में एक प्रदर्शनी होती है और वो प्रदर्शनी होती है कलकत्ता ग्रुप की, और इसी प्रदर्शनी से जो है वो फ्रांसिस न्यूटन सुजा काफ़ी प्रेरित होते हैं और इसी की प्रेरणा के अनुसार फ्रांसिस न्यूटन सुजा ने मुंबई में एक ग्रुप की स्थापना करते हैं और वो ग्रुप होती है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, फ्रांसिस न्यूटन सुजा की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अब बात आती है, इस ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना में, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर जो क्वेश्चनों का ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अगर इसकी स्थापना के जो मुख्य कलाकार अगर उपस्थित नहीं होते हैं ऑप्शन में, तो उस उपस्थिति के अनुसार जो जो उस स्थापना में जो कलाकार उपस्थित थे, अगर उनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आप लोगों के विकल्प में दिए गए हैं और मेन कैंडिडेट नहीं दिए गए हैं, तो भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि उस स्थापना में जो भी कोई सदस्य था उनमें से अगर कोई भी सदस्य आपके ऑप्शन में है तो उसकी स्थापना का सदस्य, अध्यक्ष, जो भी क्राइटेरिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुटअप करेगा उसके वो माने जाएंगे। तो इसके स्थापना में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, वो टोटल 6 सदस्य थे, याद रखेंगे। और याद रखना ये है कि वो सदस्य कौन कौन से थे। तो याद रखेंगे पहले जो सदस्य थे वो थे सुजा, इनको याद रखिएगा। दूसरे कैंडिडेट जो थे वो कौन थे, रजा थे। तीसरे कैंडिडेट जो थे वो हुसैन साहब थे। चौथे कैंडिडेट जो थे वो थे आरा। पांचवें कैंडिडेट जो थे वो थे गाड़े, देखिए मैं शार्ट में लिख रहा हूं। और छठे और लास्ट कलाकार जो थे वो थे बाकरे। ये टोटल 6 सदस्य थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की। अगर इन 6 सदस्यों में से कोई भी सदस्य आपके ऑप्शन में अगर अध्यक्ष, सदस्य जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप कर रहा है अगर उपस्थित हैं तो उनको राइट मानेंगे। तो ये 6 सदस्यों को आप लोग याद रखेंगे। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूछ लिया जाता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के वो सदस्य को आपको चुनना है जो एक मूर्तिकार थे। तो वो मूर्तिकार कौन थे, बाकरे थे। ये कौन थे, मूर्तिकार थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। गाड़े को भी आप लोग जानते हैं, रजा को भी जानते हैं। और इसकी स्थापना में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थे फ्रांसिस न्यूटन सुजा। इनको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुजा जो थे ये क्या थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव थे। याद रखेंगे, महासचिव थे।
अगर हम लोग बात करें कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित होती है, तो इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी आयोजित होती है, याद रखेंगे, प्रथम प्रदर्शनी जो आयोजित होती है वो 1949 ईस्वी में होती है। याद रखेंगे, कहाँ पर? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में। ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में इस ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी होती है। तो यहां से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि इनमें से समकालीन भारतीय चित्रकार कौन हैं? देखिए, फिर कंटेम्पररी आर्ट से रिलेटेड पुटअप कर रहा है और ऑप्शन के रूप में दिया गया एम एफ हुसैन, भावेश चंद सान्याल और के माधव मेनन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एम एफ हुसैन जो भारत के प्रसिद्ध उल्लेखनीय उत्कृष्ट कलाकार माने जाते हैं, तो इस दृष्टि से ए राइट हो जाएगा। भावेश चंद सान्याल, जिसको हम लोग बीसी सान्याल के भी नाम से जानते हैं, ये भी एक भारत के समकालीन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और के माधव मेनन, इनका भी संबंध कंटेम्पररी आर्ट से रहा है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का है कि संथाल परिवार किसकी मूर्ति शिल्प है? यहाँ पर मूर्ति शिल्प के बारे में पुटअप कर रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, संथाल परिवार। याद रखेंगे, अगर बात किया जाए संथाल परिवार जो चित्र है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो चित्र आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि संथाल परिवार जो पेंटिंग है वो किस कलाकार के द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ पर बात किया गया है मूर्ति शिल्प की, तो हम लोग बात कर लेते हैं मूर्ति शिल्प के ऊपर। ऑप्शन के रूप में राम किंकर बैज, डीपी राय चौधरी, असित कुमार हलदार और प्रदोष दास गुप्ता। तो इस मूर्ति शिल्प को निर्मित करने वाले जो प्रसिद्ध भारत के मूर्तिकार माने जाते हैं वो राम किंकर बैज के द्वारा निर्मित किया गया। तो राइट आंसर 80 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कलाओं की विशेषताएं हैं। ऑप्शन के रूप में संस्कृति की संवाहिका, सौंदर्यानुभूति, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता और नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त सभी। तो भारतीय कला में जो हम लोग देखते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति जो विराजमान है, जो पेंटिंगों में, जो मूर्तियों में, आप लोग तमाम भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, अपनी संस्कृति को व्यक्त करी है, अपनी धार्मिकता को व्यक्त करी है और अपनी जो देश की सौंदर्य अनुभूति है वो कलाकृतियों के द्वारा निर्मित किया गया है। अगर हम लोग संस्कृति की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से अगर हम लोग संस्कृति की बात करें, चाहे भारत में बौद्ध धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, चाहे जैन धर्म हुआ, ये अपनी संस्कृतियों के विकास में, अपने धर्म के विकास में भिन्न भिन्न प्रयत्नशील रहे हैं। वहीं पर अगर सौंदर्यानुभूति की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अजंता की गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व, जो कि अपने आप में एक विश्वविख्यात चित्र है, उसी के अनुसार हम लोग अगर राजस्थानी पेंटिंग की बात करें तो वहाँ पर राधा या इसी को हम लोग बनी ठनी आदि नामों से भी जानते हैं, जो कि सौंदर्य अनुभूति की एक प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। उसी प्रकार अगर पहाड़ी शैली में बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार की नायिकाओं का भी अंकन हम लोग देखते हैं। अगर धार्मिकता और आध्यात्मिकता की बात करें तो मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो भारतीय कलाओं की जो मुख्य विशेषताएं ये आप लोगों को ऑप्शन में दिख रही हैं, तो ये सभी फॉलो कर रही हैं क्वेश्चन को। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूर्तिकला की शैली है? यहाँ पर इंडियन स्कल्पचर के बारे में डिफाइन किया है और स्टाइल के बारे में बात कर रहा है कि भारतीय मूर्तिकला की शैली है। ऑप्शन के रूप में मथुरा शैली, अमरावती शैली, गांधार शैली और उपयुक्त सभी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की कला, भिन्न भिन्न शैलियों का विकास होता है। उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने मथुरा शैली देखा, गांधार शैली देखा, अमरावती शैली देखा, ये भिन्न भिन्न भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। राइट आंसर डी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में जोगीमारा गुफा का जिक्र होता है। यह गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन के रूप में दिया गया है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जोगीमारा की गुफा है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो
बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। ऑप्शन के रूप में गांधार शैली, कांगड़ा शैली, दक्कनी शैली और मथुरा शैली देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर चित्र के ऊपर बात किया जा रहा है, और किसकी चित्र? गीत गोविंद के। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने देखा कि गीत गोविंद के चित्रों का जो अंकन कलाकारों के द्वारा सर्वाधिकता के साथ किया गया अपने चित्रों में, वो थी पहाड़ी शैली। और पहाड़ी शैली से अगर उत्कृष्ट अगर शैली देखें पहाड़ी शैली में, तो आप लोग यहाँ पर कांगड़ा शैली को देख रहे हैं, ऑप्शन में दिया गया है। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली। जो भी आप लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए, आप लोग सोच समझकर क्वेश्चन को टिक किया कीजिए। यहाँ पर गांधार शैली, दक्कनी शैली, मथुरा शैली आप लोगों का ये राइट आंसर हो ही नहीं सकता। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी शैली का जन्म किस स्थान पर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों के प्रदेश का है, अपने राज्य का है, तो आप लोगों को अपने लोक शैलियों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग जानते हैं कि ये बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनाई हुई है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग बढ़ चुकी है। और इसी के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये जो मधुबनी पेंटिंग के जो नए आर्टिस्ट थे, वो रासायनिक रंगों के प्रयोग करने के अनुसार ये मधुबनी पेंटिंग जो बहुत जल्द नुकसान के कगार पर थी, इसीलिए इस पर विशेष रूप से कार्यशाला प्रारंभ किया गया था, और इसके ऊपर अभी वर्तमान में कार्य भी किया गया है आप लोगों के बिहार राज्य में। इसके प्रसिद्ध कलाकार जैसे बउआ देवी जी के द्वारा भिन्न भिन्न कार्य किए गए हैं, और ये उल्लेखनीय आर्टिस्ट भी मानी जाती हैं। तो मधुबनी शैली का जो जन्म होता है वो बिहार के जितवारपुर में हुआ था। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर होता है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉजिकल सोचने वाली बात है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल शैली की नींव किसने रखी। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन का अगर क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर भिन्न भिन्न मत दिए जाते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें कि मुगल शैली की अगर बात करें एक्चुअल में, अगर जो हमारी मुगलिया कला का जो प्रभाव हमें जो दिखाई देता है वो किसके शासनकाल में दिखाई देता है। इस दृष्टि से अगर हम लोग बात करें कि अगर मुगल शैली की नींव रखें, जो पिछले कलाकार हैं वो तुरंत लगाएंगे कि बाबर को आप क्यों नहीं टिक कर रहे हैं, क्योंकि मुगल शैली की जो नींव थी तो बाबर के ही समय में रख दी गई थी। परंतु नहीं, बाबर के समय में मुगल शैली आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। अगर एक्चुअल में मुगल शैली की बात की जाए तो वो अकबर के दरबार में पनपती है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में भारतीय कला और फारसी कलाओं का जो मिश्रण देखने को मिलता है, और उसी से मुगलिया शैली का जो प्रभाव हमारे रूप में जो प्रकट होती है, उसी को हिट करते हुए ये क्वेश्चन किया जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि मुगल शैली की नींव किसने रखी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अकबर के प्रयत्नों के द्वारा ही मुगल शैली की नींव देखने को मिलती है, और इन्हीं के शासनकाल में भिन्न भिन्न मुगलिया प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अकबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन के रूप में दिया गया राजस्थानी शैली से, अजंता से, कंपनी से या मुगल शैली से। अगर यहाँ पर ऑप्शन में अजंता शैली दिया गया है तो इस दृष्टि से भित्ति चित्रण का आरंभ हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी राइट होगा। जबकि ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि प्राचीनतम भित्ति चित्र अगर भारत में देखने को मिलता है तो वो जोगीमारा गुफा से, परंतु जोगीमारा की गुफा से किसी प्रकार का कोई उल्लेख हमें ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है। तो उसके बाद के जो गुफाओं में जो भित्ति चित्र जो कि उल्लेखनीय चित्र माने जाते हैं वो अजंता की गुफा को हम लोग हिट करेंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फोरा पोएट्री कहाँ की है।
चीन, जापान, ग्रीस, इनमें से कोई नहीं। तो एम्फोरा पॉटरी, जो कि आप लोग वेस्टर्न आर्ट में जब प्री हिस्टोरिक आर्ट की पेंटिंगों के बारे में भी आप लोग देखेंगे या उसके आगे के पेंटिंगों के बारे में देखेंगे, तो जैसे ही ग्रीस के टाइम में आप देखेंगे तो वहाँ पर एम्फोरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा था। आप लोगों ने देखा ये चीनी चित्रकला के बारे में बात किया जा रहा है। अगर भारतीय खड़ंग की बात किया जाए तो आप सब जानते हैं, लेकिन चीनी चित्रकला का जो षडंग है किसने लिखा था, यहाँ पे कन्फ्यूशियस, सीहो, ताओ और दलाई लामा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो सीहो के द्वारा चीनी चित्रकला के षडंग के बारे में भी उल्लेख किया गया था। तो राइट आंसर बी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका किसकी कृति है। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्वेर्निका जो कि एक बहुत ही फेमस उत्कृष्ट चित्र मानी जाती है, किसकी, क्यूबिज्म की। और इसको निर्मित करने वाले कलाकार कौन थे, तो पाब्लो पिकासो थे। कौन थे, पिकासो की ये बहुत ही फेमस कृति मानी जाती है। और ये किसकी शैली में निर्मित थी, तो घनवादी शैली में निर्मित है। ऑप्शन के रूप में लियोनार्डो दा विंची, रेम्ब्रांट, टिसिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। ये भी वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों के ऊपर वाला भी क्वेश्चन था और ये भी वर्जिन ऑफ द रॉक्स। इसको निर्मित करने वाले जो कलाकार थे वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरजाघर की दीवारों पर फ्रेस्को शैली का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया था। यहाँ पर क्या दिया है, फ्रेस्को शैली। और गिरजाघर की दीवारों पर जो उल्लेखनीय कार्य किया गया था, ऑप्शन के रूप में जियोत्तो, लियोनार्डो दा विंची, फ्रा एंजेलिको, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि प्रारंभिक काल में जो गिरजाघरों की दीवारों पर जो फ्रेस्को शैली में चित्रांकन किया गया था वो जियोत्तो के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोथिक कला का उद्भव किस देश से हुआ है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है रूस, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। तो गोथिक कला का जो प्रारंभ होता है वो फ्रांस में होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन है कि दूरदर्शन का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद दिया गया है और भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। IIT मुंबई, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता। आप सभी लोग जानते हैं कि दूरदर्शन का जो लोगो, जो भारत की जो काफ़ी उल्लेखनीय विशिष्टता के रूप में देखने को मिलती है, दूरदर्शन का लोगो, इसको जो डिजाइन किया गया था, जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किया गया था वो थी NIT। इसी को हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद, गुजरात में। अगर हम लोग बात करें कि NID की, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1961 ईस्वी में। इस पॉइंट को नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूरदर्शन का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक कला का मुख्य उद्देश्य है। मेन प्रॉपर्टी के ऊपर बात किया जा रहा है और किसके, व्यवहारिक कला अर्थात कमर्शियल आर्ट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। और ऑप्शन के रूप में दिया है सौंदर्य की अनुभूति, दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, धन कमाना, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारिक कला, कमर्शियल आर्ट का ही तात्पर्य है कि दैनिक जीवन में उपयोग के लिए जो भी कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है वो कमर्शियल आर्ट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। इसके अंतर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य भी किए जा रहे हैं। तो 95 का जो राइट आंसर जो सही होगा वो बी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये भी एक प्रकार की, आप लोगों ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी देखे होंगे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन के रूप में भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कार निर्माण, मोबाइल निर्माण, टेलीविज़न निर्माण,
भिन्न भिन्न आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। और जो भी भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार हैं इन सभी विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्य लेखनी निभा रहे हैं। तो इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है। यहाँ पर विधा के बारे में बात किया जा रहा है कि ग्राफिक विधा नहीं है। ऑप्शन के रूप में वुड कट, एचिंग, एनग्रेविंग, वुलन ग्लास। तो आप लोग देखें ने वुड कट ये ग्राफिक विधा के अंतर्गत आती है, एचिंग भी आती है, एनग्रेविंग भी आती है, लेकिन वुलन ग्लास जो है ये ग्राफिक विधा के अंतर्गत नहीं आती है। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का जी आप लोगों ने जिक्र किया जो कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बताया और वही पुट अप कर रहा है कि व्यवहारिक कला के उदाहरण हैं, अर्थात कॉमर्शियल आर्ट के जो एग्जाम्पल के रूप में किसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन के रूप में फर्नीचर, ज्वेलरी, पॉटरी, सभी। तो आप सभी लोगों ने देखा कि कमर्शियल आर्ट के अंतर्गत ये सभी विधाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो फर्नीचर का कार्य हो, चाहे ज्वेलरी का डिजाइनिंग हो, चाहे पॉटरी का हो। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है फाइन आर्ट, अप्लाइड आर्ट, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। आप सभी लोग तर्क भी करेंगे जो कि मैं आप लोगों को कमर्शियल आर्ट चिल्ला रहा हूँ, बक रहा हूँ। तो जैसे आप लोग जब इंटरमीडिएट में आप लोगों ने सीबीएसई के पैटर्न में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर अप्लाइड आर्ट नहीं बल्कि कमर्शियल आर्ट, स्कल्पचर डिपार्टमेंट, पेंटिंग, ये सारे प्रोसेस निभाए जाते हैं। उसी का ही जीता जागता रूप जब आप लोग ग्रेजुएशन स्तर पर कार्य करते हैं, तो जब ग्रेजुएशन में बीएफए के कोर्स आप लोग करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स, स्कल्पचर डिपार्टमेंट सभी डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा ऑप्शन के रूप में आप लोगों ने फाइन आर्ट, अप्लाइड आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, भिन्न भिन्न आर्ट को ये डिवाइड किया जाता है। तो व्यवहारिक कला के अंतर्गत जो हम रखेंगे वो अप्लाइड आर्ट को रखेंगे। एक व्यूअर ने कमेंट किया था, शायद उनको नमन है, उनको जानकारी नहीं है, तो थोड़ा आप लोग याद रखा कीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक कला ऑप्शन के रूप में एक आधुनिक कला है, विदेशी कला है, प्रागैतिहासिक कला है, इनमें से कोई नहीं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी अप्लाइड आर्ट्स है, जो भी इसके अंतर्गत आज जो कार्य किए जा रहे हैं वो सभी आधुनिकता के ध्यान में रखते हुए एक डिपार्टमेंट निर्मित किया गया था। इसीलिए इसको खंड वाइज बांटा गया था अप्लाइड आर्ट को, और इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो एक आधुनिक कला के अंतर्गत इसको हम लोग रखेंगे। तमाम प्रकार के जो आर्टिस्ट हैं इसमें कार्य भी कर रहे हैं और उल्लेखनीय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता को भी निभा रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे डिजाइनिंग का हो, चाहे लोगो डिजाइनिंग हो, चाहे वेब डिजाइनिंग हो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो टीपा टिप्पणी जरूर करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि थोड़ी हर एक मेरे सेंटेंस के ऊपर ध्यान से सोचा करिए कि मैं किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तब उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए समझकर। तो इस दृष्टि से आज का जो हमारा सेशन हुआ वो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। इसके बाद आप लोगों के तमाम क्वेश्चन जो भी होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग कल एक लाइव सेशन करेंगे और आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं हम लोग इवनिंग के 4 बजे एक लाइव सेशन करेंगे। उसमें जो भी आप लोगों के आंसर होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर को रिप्लाई करेंगे। तो कल का जो सेशन होगा वो क्वेश्चन आंसर का होगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और किसी प्रकार की और भी सॉल्यूशन देनी है तो कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों में इसको पहुंचाने की कोशिश करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।